समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पेशे से शिक्षक हैं, शिक्षक संस्थान चलाते हैं और साथ साथ राजनीति भी करते हैं। जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे। समाजवादी पार्टी से जोन के प्रभारी भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। डॉक्टर विनीत यादव जी। डॉक्टर धन्यवाद आपका फैजाबाद में चुनाव की जानकारी करने आने के लिए। और सही मायने में इसलिए धन्यवाद, जो आपके चैनल है, अब धीरे धीरे लोगों का मीडिया से विश्वास हटता जा रहा है। कुछ ही चैनल बचे हुए हैं जिनको लोग देखते हैं, जिनको विश्वास करते हैं। आपने मीडिया पे सबसे पहला सवाल ही कर दिया। तो क्या लग रहा कि 2014 के बाद, चूंकि हम लोग भी जब गांव देहात क्षेत्र में जाते हैं तो विपक्ष मीडिया पे लगाया जाए, उसका क्या कारण मानते हैं? पहले जो खबरें हुआ करती थी वो पहले लिखी जाती थी, फिर पढ़ी जाती थी, फिर बिकी जाती थी, अखबार चलता। अब क्या होता है, पहले खबर बिकी जाती है, फिर लिखी जाती है, फिर पढ़ी जाती है। जो खबर 20 बार दिखाई जाएगी, बिल्कुल झूठ खबर को भी, फिर उसको सच हो जाता है। अब तो गांव के लोग ये मानने लगे हैं कि हमें बीजेपी के झूठ को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं स्वीकार करेंगे तो देश का करोड़ों रुपया खर्च करके स्वीकार कर दिया जाएगा। एक झूठ को हजारों बार जब प्रकाशित कराया जाएगा, बार बार कहलवाया जाएगा, तो स्वीकार कर लिया जाएगा। इसलिए हम तो बीजेपी के झूठ को पहले स्वीकार कर लेते हैं। कम से कम हमारे देश का करदाताओं का करोड़ों रुपया बचेगा। आप बीजेपी को झूठ की पार्टी बता रहे हो। वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमने राम मंदिर बना दिया, 2025 तक हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। देखिए, बीजेपी को मैं झूठ की पार्टी नहीं कह रहा हूँ। आज मुझे लगता है हर एक व्यक्ति, 10 में से 9 व्यक्ति जानते हैं बीजेपी ने जो कहा है वो कभी किया ही नहीं। यदि बीजेपी ने मंदिर बनाना था तो अभी तक क्यों नहीं बना दिया? सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि मंदिर भारत देश का पहले भी बहुत सारे थे, अभी बनाए। एक छोटा सा विवाद था, उसको बहुत बड़ा विवाद बीजेपी ने किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मंदिर बन गया। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? आप बताइए, बीजेपी कहाँ से आ गई मंदिर बनाने में? आपने मंदिर का जिक्र अयोध्या में रहा, मैं 11 दिन लगभग समय वहां दिया, तो आसपास के जो लोग थे उनका ये कहना था कि मंदिर का जो इवेंट चल रहा है, नरेंद्र मोदी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सब चुनाव को देखते हुए। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि मंदिर बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, लेकिन इसके साथ रोजगार की बात भी तो होनी चाहिए। कितना छात्र पढ़ लिख कर तैयार घूम रहा है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या केवल मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए, आप सुबह नाश्ता करके निकले होंगे, भूखे पेट आप निकले तो आप पत्रकारिता कर पाएंगे? भूखे पेट किसान निकले खेत जोत पाएगा? भूखे पेट मजदूर निकले मजदूरी कर पाएगा? तो कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार का सृजन होगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, घंटा बजाना ही रोजगार है, तो बीजेपी को मुबारक है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मंदिर से रोजगार का सृजन होगा। मंदिर एक श्रद्धा का विषय है, रोजगार का विषय नहीं। रोजगार के लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, रोजगार के लिए आपको सरकारी नौकरियां तैयार करनी पड़ेंगी, रोजगार के लिए आपको अच्छी शिक्षा दिवा करके और बड़े रोजगार उत्पन्न कराने पड़ेंगे। जहाँ के आप गाँव मंदिर बना दें और कह दें इसी में रोजगार मिल जाएगा। यदि गाँव मंदिर बना के रोजगार मिलता है, बीजेपी का रोजगार है। फिर तो इतने सारे प्रश्न चिन्ह हैं, उसके बावजूद अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों में वकील से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट लोग इस पर बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईवीएम देवी का ही आशीर्वाद है बीजेपी। जनता तो इधर भी बहुत नाराज थी, उधर भी नाराज है। लोकसभा के लिए कह दिया कि 2024 में 400 पार है। नहीं कह सकते, उन्हें पहले से मालूम। जो पहले से कह रहा है आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे कह रहा है। उन्हें मालूम है उन्होंने कितनी ईवीएम सेट कर रखी है, उन्हें पार जाने की। आप भी इस बात को मानते हैं ईवीएम सेट हो सकती है? मैं बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, आज से 10 साल पहले मैं नहीं मानता था कि ईवीएम सेट हो सकती है, लेकिन अब स्थिति क्या है, ये सब एनी डेस्क पर लेकर के आप यहाँ का फोन, और आप अमेरिका में बैठ के एनी डेस्क पर किसी से आप फोन चलवा सकते हैं। तो ईवीएम भी तो किसी इंसान ने बनाई है, वो भी तो किसी इंजीनियर्स ने बनाई है, वो भी हैक की सकती है। आंदोलन क्यों नहीं करती या विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करती? ईवीएम बहुत सारे वकील साहब ने देखा जंतर मंतर पे महीनों से लगे हुए हैं, रोज बहुत सारे घटनाक्रम। हमारी पार्टी समय समय पर, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ईवीएम के बारे में अपने विचार रख चुका है। आपके माध्यम से भी, अन्य मीडिया के माध्यम से भी ईवीएम के बारे में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अपना विचार रख चुका है। आज जिस जिले में बैठा हूँ मैं, यहाँ समाजवादी पार्टी की तैयारी, मुझे लगता है फिरोजाबाद, मैनपुरी,
और आसपास के इन जिलों में समाजवादी पार्टी को तैयारी की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का घर है। हम लोग समाजवादी पार्टी यहीं से बनती है और यहाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ समाजवादी पार्टी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्या तो 24 आवर्स यहाँ तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी की कार्यसूची में वाकिफ है। यहाँ क्या समाजवादी पार्टी तैयारी करनी है तो रोज हमारे लोग सब राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं। हर काम समाजवादी पार्टी की चीज। फिर कहाँ 2019 में कहाँ कमी रही? हम आपस में लड़ गए, कोई कमी नहीं थी। परिवार का झगड़ा था, दूसरे लोगों ना भी। अब परिवार एक है, आप उसके परिणाम देखेंगे। चाचा भतीजे में जो आपस में मतभेद थे वो वही कारण था फिरोजाबाद? मुख्य वही कारण था। तो विपक्षी भी मानते हैं कि यहाँ बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती थी, लेकिन जो हमारा पारिवारिक झगड़ा था उसमें 3 तरीके से नुकसान था। एक तरीके से चाचा जी को वोट मिल गया, दूसरे तरीके से हमारी पार्टी का वोटर कुछ इस तरीके सोच के चलिए हमें वोट डालना ही नहीं है, हमें समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है, तो वो घर बैठ गया। तीसरा, बीजेपी ने अपने इसका लाभ ले लिया। अदरवाइज हम लोग यहाँ कहाँ चुनाव आ रहे हैं। आप चाचा भतीजे की फिरोजाबाद की लड़ाई को बता रहे। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि अखिलेश जी का जो पीढ़ी है उसमें चाचा तो है ही नहीं, चच्चू तो है ही नहीं, चच्चू तो बार बार बोल के ये और जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश जी शिवपाल जी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे लगता है बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर लेगा कि उसमें क्या होना है। ये तो खुद जानते हैं कि चाचा जी को कौन सा काम दिया जाएगा, वो काम अच्छा करेंगे। यादव लड़ेंगे चुनाव, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। फिरोजाबाद में कितने आश्वस्त हैं जी? 100%। और कहा जाए बीजेपी के हिसाब से 1000%। बीजेपी के हिसाब से कहा जाए 100% से ज्यादा केवल बीजेपी बोलती है। बीजेपी के हिसाब से 1000%। बीजेपी अपने हर काम को जिस तरीके से उनकी 400 सीटें आ रही है उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ बीजेपी के हिसाब से 1000%। अच्छा यादव जी फिरोजाबाद से 100% इस बार MP होंगे। वर्तमान के सांसद का कार्यकाल कैसा है? आप किसी गांव में जाकर पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि इस एरिया में 100 में से 10 लोग भी नहीं होंगे जो माननीय सांसद जी को जानते होंगे। या सांसद जी मुझे नहीं लगता कि सबसे ज्यादा लोकल सिरसागर विधानसभा के रहने वाले हैं। वो सिरसागर विधानसभा के गाँव नहीं बता पाए, तो खुद ही आप समझ लीजिए कैसा कार्यकाल रहा होगा। मेरा आकलन है, मैं बहुत सारे गांव में गया हूं, तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के 80 जिलों की अगर बात करूं तो फिरोजाबाद के इकलौते ऐसे सांसद होंगे जिनको 80% जनता ने आज तक देखा नहीं होगा। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि वो खुद सांसद जी को नहीं पता कि वो सांसद कैसे बन गए। बस ठीक है, सांसद बन गए, उन्होंने भी अपना पूरा 5 साल कर लिया। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है बीजेपी को हराने के लिए, माननीय सांसद जी को दोबारा अक्षय जी को सांसद बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार उत्पन्न करने का है। जब समाजवादी पार्टी के केंद्र में सत्ता होगी, हिस्सेदारी होगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी नीतियां बनेंगी जिससे रोजगार उत्पन्न होगा। समाजवादी पार्टी हमेशा ये मानती है कभी भी भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। आप बार बार बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में योग्य युवा ही नहीं, हम किसको रोजगार देते। माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो किसी भी शहर में जाकर आप देख लीजिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस की भर्तियां निकाली। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रदेश कितना खुशहाल है। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी 50 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। जिस प्रदेश में पुलिस की नौकरी के लिए 50 लाख आवेदन हुए होंगे, आप समझ लीजिए कितने योग्य, इसी से अंदाजा लग जाएगा। शायद 60,000 वैकेंसीज हैं और 50 लाख आवेदन हुए, 50 लाख से अधिक आवेदन हुए। आप समझ लीजिए कितनी अच्छी स्थिति है रोजगार की। फिरोजाबाद की जनता से क्या अपील? फिरोजाबाद की जनता से मैं यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार अच्छा भैया जिंदाबाद। हर तरीके से पूरा फिरोजाबाद एक मत हो जाए, बीजेपी के झूठ में न फंसे, बीजेपी के किसी प्रकार के बहकावे में न आए। बीजेपी ने तो इंतजाम किया है, कुछ लोगों को आटे में, बाकी के डाटे में खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमें आटा और डाटा से बचकर देश हित में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान। आटा तो समझ बताइए, डाटा वाला कौन सा लॉजिक? बीजेपी का डाटा वाला आपको मैंने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की। डाटा का लॉजिक मशीन से शुरू होता है, हमें डाटा का भी मुकाबला करना है, कहाँ से ये डाटा चल रहा है और कहाँ पर। डाटा में जो फीडिंग है, हम लोग मानते हैं कि इस बार हमें 10% एक्स्ट्रा वोट लेके चलना है। हम 10% अधिक मतदान कराकर चलेंगे, तभी बीजेपी के झूठ को हराएंगे। आपकी पार्टी जमीनी स्तर पे काम कर पा रही है? हमारी जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, हमारे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, ऐसा कोई दिन नहीं है जो जमीन पर न घूम रहे हो। हमारे यहाँ के सांसद प्रत्याशी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में
इतनी सर्दी पड़ रही थी और कोई सा दिन आप देख लीजिए, आदरणीय अच्छे यादव जी गांव-गांव न घूम रहे हो, गरीबों के बीच में न बैठ रहे हो, मजलूमों के बीच में न बैठ रहे हो, कमजोरों की आवाज न उठा रहे हो। आप पूरे जनवरी दिसंबर का महीने देख लीजिए और हमारे प्रत्याशी माननीय अच्छे यादव जी गांव-गांव घूम रहे थे। अभी बीजेपी को पता भी नहीं चुनाव क्या होता है, तब तक हमारे प्रत्याशी ने पूरे लोकसभा का 2-2 बार दौरा कर लिया। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए हमारी पल्लवी पटेल जी बयान देती है, बहुत अच्छा कहते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। केशव प्रसाद मौर्य जी यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी उन्हें क्यों रखेगी, चुनाव तो हारी गए, इन्हीं बातों के लिए बीजेपी ने रखे हुए, तो अपना काम कर रहे हैं बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको आने वाले राजनीतिक चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।